नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले वीडियो के बारे में। ये अनुभव हमें भेजा है संजय त्रिवेदी जी ने। और संजय त्रिवेदी जी का जो जीवन है वो जैसे जैसे केतु की महादशा से होकर आए हैं, उसके पश्चात शुक्र की महादशा में जो भी परिवर्तन उनके जीवन में आए हैं उनको उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्हें शुक्र की महादशा से होकर गुजरना है या दशा संधि के पीरियड से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। दोस्तों, जब भी शुक्र की महादशा का पदार्पण हमारे जीवन में आता है तो एक उम्मीद भी साथ में आती है। कहीं ना कहीं उम्मीद करता है व्यक्ति, क्योंकि इंसान है तो भावनाएं स्पष्ट रूप से झलकती भी हैं और एक आशा भी जरूर रहती है कि जीवन में जब भी शुक्र की महादशा या किसी अच्छे ग्रह की जो अपने लिए कारक हो उसकी दशा यदि आती है तो क्या मेरे लिए लेकर आएगी। और जिन परिस्थितियों, स्पेशली जो व्यक्ति केतु की महादशा से उलझ कर निकले हों, जो व्यक्ति केतु की महादशा से झेल कर निकले हों, तो उनके लिए एक होप बन ही जाती है। और शुक्र की महादशा स्वाभाविक रूप से ये डिपेंड करता है कि आपके जो शुक्र हैं वो आपके चार्ट में किस प्रकार के हैं, क्या आपके लिए कारक हैं, किस बल के साथ बैठे हुए हैं, क्या बलाबल है शुक्र का। इसके अलावा क्या पीड़ित तो नहीं है शुक्र। ये सारी स्थितियों देखने के पश्चात ही ये कहा जा सकता है कि आने वाली जो दशा है वो आपके लिए क्या फेवरेबल रहने वाली है या निरंतर कष्ट या वैसी ही स्थितियाँ आपके लिए जीवन में बनी रहेंगी। देखिए, कोई भी ग्रह जब आपके जीवन में आता है तो कुछ ना कुछ पढ़ाने, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। निश्चित तौर पर जब केतु की दशा का जो फेस एक व्यक्ति ने झेला होता है तो शुक्र की महादशा जब आती है तो आपके जीवन में जितनी भी परिस्थितियां होती हैं वो एक एक सापेक्ष में, यदि बात करें आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपके अपने अंतरंग संबंधों की बात करें, आपके जो नॉर्मल कुटुंब, आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं उनका जो एक व्यवहार है, मूलभूत व्यवहार जो पहले अच्छा था, केतु की दशा में कहीं ना कहीं अलगाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो उनके स्वभाव में भी निरंतर ग्रहों के हिसाब से चेंजेस आते हैं। लेकिन ये समझ वही सकता है जो या तो केतु की महादशा को झेल कर आया हो, शुक्र की महादशा में एटलीस्ट साल डेढ़ साल उसने गुजार लिया हो, उसके पश्चात ही इन चेंजेस को वो एक्सपेक्ट कर सकता है। शुक्र की महादशा आने के पश्चात जहाँ आप चाहे वस्त्रों की बात करें या आपके खान पान से संबंधित जितनी भी आपकी हैबिट्स बोलें, उनमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। आप जहाँ केतु की महादशा में कुछ वस्तुओं का त्याग कर चुके होते हैं, शुक्र की महादशा में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और शुक्र पूर्ण प्रभाव से आपके जीवन में आते हैं तो निरंतर वैसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि आप वही वस्तुएं जो कई वर्ष पूर्व आप छोड़ चुके थे उनमें आप तल्लीन होना या उनके लिए आपकी एक आसक्ति का बढ़ जाना स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं केतु की महादशा से पूर्व आपके कांटेक्ट में थे, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, उन शहरों की तरफ आपका जाना हो जाएगा कि वहाँ पर वही लोग फिर से आपको मिल जाएं। किसी कंपनी में आप जॉब करते थे, किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ पर आपके कोई पुराने क्लाइंट्स से जो आपको छोड़ चुके हैं, निरंतर उनका किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई, देखिए हर कारण होता है, कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि फिर से आपका वो कांटेक्ट हुआ। जो नंबर उनका आपके पास था वो चलता नहीं है तो नया नंबर आपके पास आएगा। इस तरह से परिस्थितियां बनेंगी। कोई थर्ड जो बीच में एक जैसे मीडिएटर होते हैं, उस तरह से कोई बिचौलिया आपको, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको उनका नंबर दे सकता है। इस तरह से संपर्क बनते हैं। तो आज के इस वीडियो को, जिसमें संजय त्रिवेदी जी ने थोड़ा सा केतु महादशा के संबंध में और बाकी शुक्र महादशा के संबंध में आपको बताया है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संजय त्रिवेदी जी लिखते हैं कि 5 बहन और भाई हैं ये, 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। मैं भाइयों में और बहनों में चौथे नंबर पर हूँ, बाकी सब मुझसे बड़े हैं, एक छोटी बहन को छोड़कर। पिताजी अपना प्राइवेट काम किया करते थे, लेकिन बहुत पहले अपनी देह त्याग चुके थे। माताजी भी साधारण महिला थी, गृहिणी थी। बहुत एग्रेसिव थी मेरी माताजी। गली मोहल्ले की औरतें बात और सम्मान ज़रूर करती थी, लेकिन उसके पीछे उनका यही नेचर था जिसका सामना समय समय पर हम 5 भाई बहनों को भी करना पड़ता था। माताजी के साथ अकारण विवाद कभी बड़े भाई का, कभी बड़ी बहन के साथ हो जाता था। हम 2 छोटे भाई बहनों की कभी नहीं सुनी गई।
सबसे ज़्यादा जो मेरी माँ की बनती थी वो थे हमारे मंझले भाई। इसी एग्रेसिव नेचर के कारण बड़े भाई जो अपने टाइम के सिविल इंजीनियर थे, गरीबी तो हर किसी ने हम में से देखी थी, तो आगे बढ़ने की एक प्रबल इच्छा थी। ऊपर से माता जी का तल्ख स्वभाव होने के कारण बड़े भाई ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली जाएंगे और जॉब करेंगे, आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और रोज़ रोज़ के कलह और तानों से तंग आकर भाई शहर चले गए। और कुछ समय के बाद उनकी जॉब भी लग गई। कंपनी में उन दिनों इंजीनियर कम हुआ करते थे, या यूं कहें कि गिने चुने हुआ करते थे। कंपनी के थ्रू उनका इंटरनेशनल ट्रैवल होना शुरू हो गया। पैसे आए तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाई बहनों की पढ़ाई के लिए फेवर की। जो मंझले भाई थे उन्हें ड्राफ्ट्समैन का कोर्स करवाया। बड़ी बहन जो 12वीं तक पढ़ी थी उनके लिए हम सब रिश्ता देख रहे थे। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में ना के बराबर था। छोटी बहन को सिलाई की मशीन लेकर दी, क्योंकि उन दिनों लड़कियों का किसी दूसरे शहर में जाकर शिक्षा लेना कोई सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल जो बड़ी बहन थी उनकी शादी भी भाई ने ही करवाई, बल्कि उस समय के अकॉर्डिंग बड़ी धूमधाम से शादी की और पूरा मोहल्ला सजाया था। यानी शादी का यानी कि हमारा घर तो सजाया ही था, जहाँ से बारात ने एंटर होना था उस पूरे मोहल्ले की गली को भी सजाया गया था। ये सारा खर्चा मेरे बड़े भैया ने ही किया था। माता जी का बड़े भाई के साथ कोई खास प्रेम ना था, जिसका मुख्य कारण उनके साथ आए दिन अकारण विवाद होना, उनका दिल्ली चले जाने का फैसला लेना और सबसे बड़ी बात कि अपनी जाति में शादी ना करना था। बड़ी भाभी को तो किचन में एंटर तक ना होने दिया। बड़ी भाभी को तो किचन में एंटर तक ना होने दिया। मेरी उस बहन की शादी के दौरान हुए विवाद कलेश के कारण भैया कई सालों तक फिर घर ना आए। उनकी जगह पर मेरे भतीजे आते जाते थे, जिनसे मेरी माताजी की काफ़ी बनती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। मैं युवा हो चुका था। आगे ये लिखते हैं कि टोटल बेरोजगार। सुबह एक जल का स्थान था, वहाँ चले जाना, पूरा दिन कोई काम धाम नहीं, खाना खाया और बस अपना निकल गए। शाम या कई बार रात को आता था। मंझले भाई की भी जॉब लग चुकी थी। छोटी बहन, माँ और मैं ही घर पर थे। केतु की दशा आई तो आधा समय विवाद में ही चला गया। मिडल फेस ही रहा होगा। हमारे उस टाउन में 2 पक्षों में विवाद हुआ, 3 लोगों की जान चली गई और पुलिस ने जितने भी गली में 14 से 35 साल के युवा थे सबको चिन्हित करके उनको थाने में बुलाया। मैं तो पहले ही बदनाम था, ऊपर से बेरोजगार भी था। पिता सर पर नहीं थे, भाई घर में आते नहीं थे। कलेश का सारे मोहल्ले को पता था। पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट्स में मुझे हवालात में रखा। 3 दिन तक कस्टडी में रहा। बहुत बुरा समय था, खासकर जब शाम को पुलिस स्टेशन में शिफ्ट चेंज होती थी, तब ऐसे लगता था कि बहुत पिटने वाला हूँ। 3 दिन का पता न चला कब रात हो रही थी और कब दिन। जब घर आया तो लोगों के देखने का तरीका कुछ इस तरह का था, जैसे मानो कि वह मान चुके थे कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि छोटे से कस्बे में 3 दिन तक हवालात में रहने के बाद कोई क्या ही मेरे बारे में सही सोचता। लोगों की आंखें और उनके व्यंग्यपूर्ण व्यवहार मुझे कचोटता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़कर कहीं जॉब के लिए निकल जाऊंगा। माँ से पूछा, उन्होंने कुछ ना कहा। बड़े भाई ने बिना कुछ सीधा सीधा कहे सहमति जताई कि घर से निकलो। मैं घर से जब निकला तो केतु में शनि चल रहे थे। इतनी तकलीफदेह वो यात्रा थी कि क्या कहूँ। पर्स चोरी हुआ और चोरी करने वाले ने मेरे बैग में ही डाल दिया। लोगों ने मुझे ही चोर समझा। बीच बचाव भी किया कुछ लोगों ने, तो जाकर मेरी जान बची। उस बस से उतरकर दूसरी बस ले ली, पर किस्मत खराब, 20 मिनट के बाद बस खराब हो गई। उसी बस वाले ने सेम रोडवेज की बस में बिठाया और वो ड्राइवर और कंडक्टर किसी बात को लेकर आपस में बहस हो गई और लड़ाई हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया
तो कंडक्टर ने बस चलाई, लेकिन मन में एक डाउट था कि सही से मंजिल तक पहुंचा दे। उस कंडक्टर ने ऐसी बस चलाई कि जहां सुबह 6 बजे पहुंचना था, रात को 2:30 बजे पहुंचा दिया। ना कोई रिक्शा और ना कोई आने जाने का पता। इस तरह की मुसीबतों को झेलते हुए जैसे तैसे मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा। खैर, इतनी सारी परेशानियों से 2-4 होते होते समय बिताया। भाई के रेफरेंस से एक छोटी सी जॉब भी मिली। एहसास हुआ कि पैसा क्या है और लालसा पैदा हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। वास्तव में पैसे की वैल्यू का पता जीवन में पहली बार चला था। दशा संधि का पीरियड था। शुक्र की महादशा आ रही होगी शायद, मुझे नहीं पता। कंपनी की तरफ से हिल स्टेशन पर ट्रिप में गया। ऐसे लग रहा था मानो पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार व्यक्ति इतना सब कुछ झेलते झेलते अगर थोड़ा सा भी अचीव कर ले तो उसे लगता है कि बहुत प्राप्त कर लिया है। हिल स्टेशन पर एक युवती से बातचीत हुई जो आगे चलकर प्रेम और फिर शादी तक पहुंची। मुझे सिर्फ पायल, मेरी पत्नी का नाम, पसंद थी। घर का मुझे पता न था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उस हिल स्टेशन पर जहां हम घूमने गए थे के PWD मिनिस्टर की भांजी थी। जॉब छोड़कर उस एरिया में आ गया था। उनके रिलेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और दिन ब दिन मेरी आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होती गई। मैं सक्षम होता गया। यहाँ तक कि अब सरनेम भी मैंने चेंज कर दिया। मुझे संजय त्रिवेदी के स्थान पर संजय सूद के नाम से लोग यहाँ जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक शोरूम भी ओपन किया है। पायल 2 बहनें हैं। पायल बड़ी है। अभी मेरे बेटा और बेटी हैं। बेटा न्यूजीलैंड में है और बेटी की शादी हो चुकी है। उसने BMS की है। माता जी का देहांत हो चुका है। बड़े भैया माता के देहांत पर ही घर आए थे। अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी उन्होंने मुझे छोटा होने के कारण दे दी है। मंझले भाई ने अपने प्लॉट का हिस्सा सेल कर दिया है, जबकि मैंने अपने अच्छे बुरे अनुभवों, बचपन और माँ की यादों से वहीं पर उस कस्बे में 2 मंजिला घर का निर्माण करवाया है, ताकि जब भी कभी मौका मिले तो अपने अनुभवों और अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से झांक सकूं। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियों को संजय त्रिवेदी जी ने झेला। और इनके ग्रहों की स्थिति की यदि बात करें तो देखिए, मकर लगन की इनकी कुंडली है और चंद्र और शनि की द्विग्रही युति इनके फर्स्ट हाउस में ही है। गुरु जो हैं इनके वो सेकंड हाउस में विराजित हैं। शुक्र इनके थर्ड हाउस में उच्च के हैं। इसके अलावा राहु इनके जो हैं वो पंचमेश होकर विराजित हैं और मंगल जो हैं इनके वो अष्टमेश होकर विराजित हैं। सूर्य और बुध की द्विग्रही युति इनके भाग्य भाव में है और केतु इनके लाभ भाव में विराजित है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। तो इस प्रकार देखिए, जब भी परिवर्तन होता है तो जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की होती या जो परिस्थितियां आपने सोची नहीं होती, वैसी परिस्थितियां हमें जीवन में देखने को मिलती हैं। अब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कहाँ ये बेरोजगार थे और इनका जो विवाह है बहुत ही एक साधन संपन्न यानी कि एक राजनीति से जुड़े हुए परिवार के साथ होता है। लव मैरिज इनकी होती है। इस प्रकार की इनकी स्थितियाँ जो हैं वो बनी हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, देखिए गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं तो आप पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था, दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें, श्वान सेवा जरूर करें और किसी गरीब नीडी व्यक्ति को भी भोजन की व्यवस्था जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कार्य यदि आप करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता है और निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में भगवान के आशीर्वाद के रूप में प्रस्फुटित होगा और निरंतर आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। और यदि आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो मैं ही समझूंगा कि ये वीडियो बनाने का जो एक ध्येय है, जो एक मकसद है, वो पूरा हो चुका है। तो एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत